क्या अभी स्वर्ण पदक लेने में कामयाब होगा? शिवानी की परवान चढ़ती हसरतों पर अब कैसे लगाम लगाएगा? क्या वह उसे गौरी का सच बताएगा? इसके साथ ही जल्द ही वापस लौटकर गौरी का सामना भी करने वाला है। क्या अब भी अभी बाबूजी के आगे झुकेगा? ना झुका तो गौरी उसे माफ करेगी? बहुत सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं, जिनके उत्तर पर गौरी, अवि और अंकुर की आने वाली जिंदगी अटकी हुई है। पर सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई खुश है तो वो है शिवानी। मेडल भी मिल गया और अवि से डिनर पर चलने का वादा भी। पर इस सब में अगर कोई पिस रही है तो वो है गौरी। गांव में भी रात का समय था। क्योंकि आज अभी का मैच नहीं, फिर भी परिवार समेत गांव के लोगों की नज़र ओलंपिक गेम्स पर ही लगी हुई है। कोई ना कोई घर पर आ ही जाता है। सबको विदा किया और अब रात का भोजन करने बैठे थे। गौरी ने बाबूजी और रोहित को नॉर्मल खाना दिया, जबकि अंकुर के लिए अलग भोजन बनता है, जिसे वह उसे अपने हाथों से ही खिलाती है। पर आज अंकुर भी उन्हीं के जैसा भोजन करना चाहता था। गौरी, आज मुझे भी वैसा ही खाना दो जैसे सबको दिया है। नहीं अंकुर जी, आपके लिए अलग बनाया है। मैं यह सब खाकर बोर हो चुका हूँ। नॉर्मल खाना खाऊंगा। उसने जिद की। आप ये नहीं खा सकते। आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अपने पैरों पर चलना चाहता हूँ। कब तक यूं बैठा रहूंगा? उसके यूं कहने से गौरी और बाबूजी उसका मुंह ताकने लगे। वह बिल्कुल पहले जैसा बोल रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने सुर में सुर मिलाया। बहू, इसे भी यही खाना दे दो। पर बाबूजी, गौरी ने ऐतराज जताना चाहा, पर उन्होंने उसे अपने जैसा ही खाना देने को कहा तो उनके कहने पर किचन में चली गई। वही सुधरती शारीरिक व मानसिक हालत अंकुर के सामने कई प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगी है, जिनको जानने की उत्सुकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। पापा, एक बात बताइए। बोल। मेरी ऐसी हालत कैसे हुई? उसके ऐसे पूछते ही चेहरे पर स्याही फिर गहरी हो गई। तेरा एक्सीडेंट हुआ था। वह अपने पैरों की तरफ देखता पूछता है। तुझे कुछ याद नहीं? दुखी मन से पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, पर पिछले कई दिनों से कुछ दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ट्रेन, बस, एक अंधेरे कमरे में रस्सियों में बंधा एक आदमी, एक दाढ़ी वाला शख्स, फिर दर्द भरी चीखें, जिन्हें सुनकर मैं विचलित हो जाता हूँ, जैसे उस पीड़ा को मैं भुगत रहा हूँ। उन चेहरों को पहचानने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी याद नहीं आता। सर दर्द से फटने लगता है। कभी लगता है वो मैं ही हूँ, वो मेरे साथ ही हो रहा है। ऐसे क्यों? बोलते हुए चेहरा स्याह पड़ गया। आंखें घबरा सी गई। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तो सर में चोट आ गई। इस वजह से हो रहा है। एकदम दिमाग पर जोर देगा तो परेशान होगा। सब कुछ सहजता से होने दे। अपने आप ही सब याद आने लगेगा। अगर कुछ प्रश्न उठते हैं तो उनके उत्तर खुद सामने आने दे। एक्सीडेंट हुआ कैसे था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैंने कैलेंडर देखा तो पता चला साल बदल गया है। मुझे तो उस बीच का कुछ भी याद नहीं। ये भी नहीं कि मैं घर पर था कि हॉस्पिटल में। सारी बातें एक साथ जानेगा क्या? जैसे ये याद आए वो सब कुछ भी याद आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है तुझे दिमाग पर जोर नहीं डालना है। जैसे बाकी चीजें स्वयं से याद आ गई। गौरी, मैं, अभी, रोहित, धीरे धीरे खुद ही सब याद आने लगेगा। उन्होंने उसकी मन उठती उत्कंठाओं पर फिलहाल के लिए विराम लगाया। आज मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। नहीं पापा, मैं आज खुद खाऊंगा। उसने खुद खाने की जिद की तो उन्होंने उसे थाली थमा दी, जिसे उसने चाव से खाया। उसे खुद खाता देख उनकी आंखों से आंसू छलक आए, जिसे अंकुर ने देख लिया। क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू हैं। तू जल्दी अपने पैरों पर भी चलने लगे तो मैं घर में माता रानी का जगराता रखवाऊंगा, ताकि उनकी कृपा दृष्टि बने रहे। वे बेहद खुश थे। अंकुर ने खाना खाया। अब उसने गौरी से पानी मांगा, जो वो ले आई। वह कब से गौर कर रहा था कि गौरी कितनी समझदार हो गई है। पहले तो हर समय घबराई रहती, बात बात पर रो देती थी। पानी। गौरी ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया, जिसे उसने हाथ में थाम लिया। पापा, गौरी पहले से कितनी ज्यादा समझदार हो गई है ना? हाँ, पहले कैसे बात बात पर आंसू बहाने लगती थी। और याद है, इसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता था। वह हंस दिया तो वे भी हंस दिए, पर गौरी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी।
उस समय नादान थी, अब तो पूरा घर संभाला हुआ है। कैसे कर लिया ये सब? वह उसके चेहरे की तरफ देखता है तो गौरी ने बाबूजी की तरफ देखा। उन्होंने उस बात को इग्नोर किया। उसे समझ नहीं आ रहा, ना जाने वे क्यों अंकुर को सच नहीं बता रहे। जितना उससे छिपाएंगे चीजें मुश्किल होती जाएगी। उसे तो ये तक नहीं समझ आ रहा कि वह खुद को क्या माने, अंकुर की पत्नी जिसे मानने की इजाजत मन नहीं दे रहा, या अभी की पत्नी जो उसे पत्नी मानता ही नहीं। कदम किचन की तरफ मुड़ गए। दीवार पर सर टिका, आंखें बंद कर ली। आंसू की बूंदें गालों तक ढलक आई। गला रूंध गया। इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा क्या किसी ने आज तक दी होगी जो वो दे रही है? कहने को उसके पास सब कुछ है, पर असल में कुछ नहीं है। यहाँ तक अपना मन हल्का कर सके वो साझीदार तक नहीं। अपने अपने होकर अपने ना हुए, ना उसका दर्द समझे तो बाहर वाले क्या समझेंगे। खामोशी में बेशक सब दफन कर दिया हो, पर वह उसी तरह है जैसे हवा को भारी दबाव में कैद करना। कभी तो प्रतिक्रिया होगी ही। उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। अभी के मैसेज के जवाब ना देने से बेचैनी और बढ़ गई है। अंकुर भी आज तक इतनी पूछताछ नहीं करता था। अब उसे सब याद आ चुका है। सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्यों चली गई? गौरी के जाने के बाद अंकुर ने पूछा, काम होगा? चल अब तू भी कमरे में। अभी से बात हुई आपकी? नहीं, कल उसका मुकाबला है। अब तो मुकाबले के बाद ही करेगा। कल का मुकाबला उसके हक में हो जाए तो फिर जल्दी वापस लौट आएगा। वह भी तुझसे मिलने उतना ही बेचैन है जितना तू। सच? हाँ, चल अब अंदर चल। उन्होंने रोहित को आवाज दी तो वह आ गया। दोनों उसे संभालते अंदर ले आए। रोहित उसके पैरों में मालिश करने लगा, जो वह सोने से पहले रोज ही करता है। वैद्य ने जड़ी बूटियों की जो औषधि भेजी है, उसका असर अंकुर पर स्पष्ट नजर आने लगा है, तो उसमें कोई लापरवाही न बरतने की रोहित को हिदायत देते हैं। इसे सब याद आने लगा है। जल्द ही पैरों पर चलने भी लग जाएगा। तू मालिश में कोई कोताही नहीं बरतेगा, उसे हिदायत दी। उसने सहमति में गर्दन हिलाई। उनका कयास गलत भी नहीं। अंकुर को बहुत कुछ याद आ गया है, जिससे अब उसे गौरी का बदला व्यवहार भी खटकने लगा है। वह दिन भर उसकी सेवा तो करती है, पर जैसे वह उसे प्यार से छूने लगता है, अजनबीपन दिखाती है। उसकी आंखों में पहले वाला स्नेह ढूंढता है, पर बदले में उसे सिर्फ सहानुभूति मिलती है। इसकी वजह जानने की इच्छा बलवती होती जा रही है। गौरी कमरे में आई तो वह उससे बात करना चाहता था। गौरी, तुमसे बात करनी है। जी बोलिए। आओ बैठो। अपने पास आकर बैठने को कहता है। अंकुर जी, दवाई ले लीजिए, बात बाद में करना। नहीं, आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो। वह उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी, जो उसने पकड़ ली। तुम करीब आने पर घबराने क्यों लगती हो? हम पति पत्नी हैं। बीमारी की वजह से दूर हो, पर इससे हमारे रिश्ते पर तो कोई असर नहीं हुआ। इसका प्रमाण है तुम्हारा पूरा दिन मेरी हेल्प करना। कभी कभी सोचता हूँ कि नियति ने कैसा खेल खेला। कहा तो सोचा था तुम्हें हर सुख दूँ, और कहा। आवाज में उदासी थी। ऐसी बातें सोच मन क्यों छोटा करना। आप खुश रहिए, आपको खुश देख सब खुश रहेंगे। ये बातें करने भी जरूरी है। आओ बैठो। आंखें उसकी आंखों की टोह ले रही थी। वही तो मन का दर्पण है। उन आंखों में प्रेम झलकता है कि नहीं? पर नहीं। वह नजरें फेर लेती है। उसकी आंखों के दर्पण में अपना अक्स तलाश रहा था, जो नजर नहीं आ रहा था। गौरी भी उसका इरादा भाप चुकी थी, तो नजरें फेर ली। वह उसकी दुविधा का अंदाजा क्या ही लगा पाएगा कि वह किन परिस्थिति से गुजर रही है। ना किसी की गलती, ना कोई गुनहगार, फिर भी सजा सब भुगत रहे हैं। सबको न्याय चाहिए, पर प्रश्न तो यही है कि यह होगा कैसे। अंकुर जी, दवाई खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं ना। वह जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा लेती है, जो अंकुर को अच्छा नहीं लगा। उसने एक एक कर गोलियां हाथ में ले ली। अंकुर की नजर उसके घबराए चेहरे पर टिकी थी। लीजिए। वह हाथ आगे करता है और वह सारी दवाइयां उसके हाथ में रखती है। पानी तो दो। वह गिलास से पानी उंडेलती है, गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, पर उसने जानबूझकर अपने हाथ से गिलास छोड़ दिया। जितनी देर में वह गिलास उठाकर फिर से पानी भरकर देती है,
उसने सभी गोलियां शर्ट की बाजू में खिसका दी और हाथ की मुट्ठी इस तरह बांध ली कि लगे गोलियां उसके हाथ में है। पानी नीचे फर्श पर फैल चुका था तो गौरी का ध्यान भी उस पर ज्यादा हो गया। इसी बीच वह गोलियां निगलने का दिखावा करता है और पानी का गिलास खाली करता है। उसने गिलास उसे थमाया, जाओ पानी साफ कर दो। जब गौरी को तसल्ली हो गई कि उसने दवाई खा ली, तो वह बाहर से वाइपर ले आई और पानी साफ करती है। इतने में अंकुर बैठा रहा। उसे आश्चर्य हुआ। उसे अब तक सो जाना चाहिए था, पर वह बैठा हुआ था। आप सोए नहीं? उसे बैठा देख पूछा। अभी नींद नहीं आ रही। दवाई तो खा ली थी। नींद क्यों नहीं आई? अभी नींद नहीं आ रही तो आओ बैठो। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था, जो गौरी की परेशानी बढ़ाने काफी था। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नींद आ रही, दिन भर थकान हो जाती है, मैं सो रही हूँ। इधर सो जाओ। इशारा बेड की तरफ था। उसकी झिझक उसे साफ महसूस हुई। यहाँ पर सोने में संकोच है? नामे गर्दन हिलाई। पति हूँ तुम्हारा, बेड तुम्हारा भी है, तो सोने में हिचक कैसी? आओ। उसने उसका हाथ पकड़कर वहीं पर खींच लिया। ये क्या कर रहे हैं अंकुर जी? गौरी का गला सूखने लगा था। डरो मत, बस बातें करनी है। कैसी बातें? एक दो दिन से मन में अजीब हलचल सी है। वह उसको अपने साथ बिठा देता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं इतने दिन बीमार रहा तो तुम्हें मुझे देख दुख होता होगा। जी, मैंने तुमसे बहुत से वादे किए थे, पर उनको पूरा करने के बजाय मैं खुद तुमसे सेवा करवा रहा हूँ। मैंने ऐसे तो कभी नहीं चाहा था। मुझे इस बात का बहुत दुख है। नियति के आगे किसकी चली है? आप मन छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। नियति? कैसी नियति? ये सब किस्मत का खेल है अंकुर जी। जब वह अपनी चाल चलता है तो सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि जगह भी। मुझे तो कुछ बदला नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ वैसे तो है। तूफान आता है तो पता कहाँ चलता है कि क्या तबाह हुआ। अंदाजा तो उसके गुजर जाने के बाद ही होता है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम मुझे सब कुछ बता दो, और मुझसे अपनी इस दूरी की वजह भी। वह जानने को उत्सुक था। कैसी दूरी? गौरी के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। ऐसे लगता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती, उसने सफाई में कहा। हाँ, पर उसी तरह जैसे कोई नर्स करती है, पत्नी की तरह नहीं। ना तुम इस बेड में सोती हो और ना मुझे पति की तरह देखती हो। यहाँ तक कि तुमने अपना हाथ भी छुड़ा लिया। क्यों गौरी? ये दूरी क्यों? मैं बीमार हूँ, सिर्फ यही वजह है, या कुछ और भी? जो भी है मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। वो भी क्यों ना। दाम्पत्य जीवन में कोई ढकाव छिपाव की गुंजाइश नहीं होती। आंखें तो सब बयां करती हैं, हजारों बातें करती। उसकी आंखों ने खामोशी ओढ़ ली है, जो उसके लिए हजम करना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, गौरी अब उससे नजरें मिलाती ही नहीं है। अंकुर आज जैसे सब जानना चाहता था। उसकी यह पूछताछ गौरी के लिए भारी धर्म संकट हो गई है। अंकुर के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है, जब उसे सब कुछ खुद ही याद आ रहा है। यह सच उसे पहले जैसी स्थिति में तो नहीं पहुंचा देगा? इस प्रश्न के कौनते ही होठ जैसे जम गए। पिछले 6 महीनों से होठ सिल रखे हैं, दर्द दबाकर। अभी यह सब बताकर कहीं वह दोषी तो नहीं बन जाएगी? चाहते तो बाबूजी सदन वाला सच बता सकते थे, पर नहीं बताया, ताकि उसे खुद सब याद आए। अगर उसने ये सच बताया तो उन्हें नागवार गुजरेगा। सबसे बड़ा डर, अगर अंकुर सदमे से फिर से पहले जैसा हो गया तो उसकी इतने महीने की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। वह इस समय बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। आज नहीं तो कल सच उसे पता तो चलना ही है, पर अभी रिस्क बड़ा था। चुप हो गई। वही अंकुर उसे चुप देख बेचैन था। चुप क्यों हो गौरी? बोलो, मैं सच जानना चाहता हूँ। उसकी आंखों में कई भाव तैर रहे थे। वह जैसे गौरी का इकरारनामा चाहता था कि वह अब भी उससे प्रेम करती है। जब इंसान बीमार होता है तो वह चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। वही कर रहा था। अंकुर जी, आपको भी पता है कि आप किस हादसे से गुजरे हो। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो आपको सब कुछ पहले जैसा याद आ जाएगा। अभी आप सो जाइए। उसने उसे टालना चाहा और वहां से उठने लगी। तुम यहाँ पर क्यों नहीं सोती?
वह उसकी बाजू पकड़ लेता है। मैं कैसे? पहले तो सोती थी। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आप अपने पैरों पर चलने न लगो, आप अकेले ही सोओगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि इस बेरुखी की वजह सिर्फ मेरी बीमारी ही है या कुछ और? हाँ, आपकी बीमारी ही है। आप खुद सोचिए, आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट पर हैं। जैसा उन्होंने कहा है करना पड़ेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम पहले जैसे मेरे साथ ही रहोगी। उसकी सवालिया नजर उसके चेहरे पर टिकी थी, पर वह चुप हो गई। बोलो, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। तुम मुझे उत्तर दो। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। वह झुंझला गया। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम मेरे साथ पहले जैसी रहोगी कि नहीं? वह उसका हाथ झिंझोड़ता बोला। बोलो, चुप मत रहो। वह खुद को बुरी तरह से फंसा पा रही थी। वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि अंकुर उससे उम्मीदें बांधे, और न ऐसा सच बताना चाहती कि उसकी उम्मीद नेस्तनाबूद हो जाए। खाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। अंकुर, अंकुर, बाबूजी की आवाज थी, जो अंकुर को अभी तक उठा देख उधर ही आ गए थे। अमूमन वह इस समय तक सो जाया करता था, पर आज उसकी आवाजें सुन वजह जानने उधर ही आ गए थे। बहू, उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जी बाबूजी, गौरी ऊंची आवाज में बोली। क्या बात हो गई? अंकुर सोया क्यों नहीं अभी तक? इसको दवाई नहीं दी क्या? उन्होंने बाहर से ही ऊंची आवाज में पूछा। दी थी बाबूजी, तो ये अभी तक सोया क्यों नहीं? पता नहीं। दरवाजा खोलो। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा, और जैसे उसकी जान में जान आई, झटपट पलंग से उतरी और दरवाजा की तरफ लपकी। क्या बात है? अंकुर सोया क्यों नहीं? उसके दरवाजा खोलते ही पूछा। पता नहीं क्या बात है। अंकुर कमरे में आकर पूछा, तो वह थोड़ा सकपका सा गया। नींद नहीं आ रही? उन्होंने उसकी आंखों में देखा, नींद का नामो निशान तक न था। वे गौरी की घबराहट भी समझ गए थे। उसकी तरफ इशारे से पूछा कि क्या उसने नींद की दवाई नहीं दी? उसने अनभिज्ञता जताई। सच बता, तूने दवाई खाई? उन्हें शक हुआ तो सख्त सुर में अंकुर से पूछा। नहीं, वह झूठ नहीं बोल पाया। उसके इनकार पर गौरी शन्न थी। क्यों? उनका सुर तीखा हो गया। उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती है। नजरें झुका ली। सोने के लिए ही दी जाती है। क्यों? आज वह वजह जानना चाहता था। जितना सोएगा, दिमाग को आराम मिलेगा। सो जाऊंगा, पर गौरी को कहिए कि नीचे सोने के बजाय यहीं पर सो जाए। वह जिद पर था। क्या बेतुकी जिद है ये? हम पति पत्नी हैं, तो वहां नीचे सोने का क्या मतलब? मुझे ऐसे लग रहा है कि यह मुझसे जानबूझकर दूरी रखती है। हाँ, रखती है। पर क्यों? ये तो मेरी पत्नी है। डॉक्टर ने ऐसे ही कहा है। और अगर ये सुबह से लेकर रात तुझे ठीक करने अपना आराम हराम कर रही है, तो तेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका साथ दे। मैंने कब साथ नहीं दिया? नियम से दवाई क्यों नहीं खा रहा है? कहाँ है दवाइयाँ? आवेश में आकर पूछा, तो उसने शर्ट की बाजू से दवाइयाँ बाहर निकाल दी, जिन्हें देखकर गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। वही बाबूजी भी उसकी इस हरकत पर दंग रह गए। ये क्या बचकानी हरकत है अंकुर? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने डांटा। सॉरी पापा, शर्मिंदगी से बोला। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। उन्होंने उससे दवाइयाँ ले उसे खाने को दी, और अब वह खा लेता है और थोड़ी देर बाद सो भी गया। तो अब गौरी से पूछते हैं, इसने दवाई नहीं खाई और तूने ध्यान नहीं दिया? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मुझे नहीं पता चला। कैसे पता नहीं चला? लगता है जब पानी का गिलास नीचे गिरा तब यह किया होगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। इसकी हालत तेजी से सुधर रही है। ऐसे में ऐसी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनसे सच कब तक छिपाएंगे? जब तक वह बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर ना चलने लगे। क्या उनसे सच छिपाना ठीक है? जबकि अभी ये मुझसे सच जानना चाह रहे थे। जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, उससे पहले उसे सच बताने की गलती मत करना। क्यों? हो सकता है वो ठीक होना ही ना चाहे। अभी वह खुश है, खुद से ठीक होना चाह रहा है, ताकि हम सबके साथ पहले जैसे रह सके। अगर सच पता चला तो मामला उल्टा भी हो सकता है। अभी इसकी हालत तेजी से सुधर रही है, जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। तब तक ये गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उसकी लापरवाही को गंभीरता से लिया और आइंदा ना दोहराने की हिदायत दी। नहीं होगी। ठीक है, सो जाओ अब, कहकर वे बाहर चले गए, और अब वह भी बैठ गई। आज तो बच गई, पर कब तक?
कब तक अंकुर का उससे ऐसे सवाल पूछना उसे गहरी गिलानी में डाल रहा है। जिस दिन उसे सच पता चलेगा, उस दिन क्या होगा? क्या यह सब बर्दाश्त कर पाएंगे? एक गहरी सांस ली। जब वह इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तो अंकुर जी को भी करना होगा। अचानक से उसका चेहरा कड़ा हो गया। नियति के फेर में उलझी तीनों की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी पता नहीं, पर अभी इस तरह से उलझ गई है कि क्या सही क्या गलत, न्याय अन्याय जैसे शब्द मायने खो रहे हैं। इस सब में गौरी सबसे ज्यादा पिसी है, तो फैसला भी उसी का होगा, पर वह फैसला भी उसके लिए आसान होगा क्या? न जाने कब तक करवट बदलती रही। सुबह जाकर ही नींद खुली। आज का दिन सबके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले होने वाले हैं। भारत की कुश्ती टीम के दो पहलवान फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जो ओलंपिक में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का यह अब तक का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। सेंसेशन बनकर जो उभरा है वो नाम है अभी। सुबह से ही टीवी पर उसकी खबरें तो चलने ही लगी है। लोकल मीडिया यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी उसके गांव पहुंच चुका है। लोगों को उसको जानने की उत्सुकता हो रही है, तो न्यूज़ चैनल वाले इस न्यूज को भुनाने और टीआरपी बटोरने उसके गांव में डेरा डाल चुके हैं। आखिर अभी सेलिब्रिटी जो बन चुका है, जिस अखाड़े में उसने कुश्ती सीखी है, वहां से लेकर उसके घर तक सबको दिखाया जा रहा था। मीडिया वाले पूरे परिवार का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर गौरी अभी को लेकर पूछे सवालों से असहज न हो जाए। सिर्फ बाबूजी बात करते हैं, बाकियों का उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। गांव के लोग भी एक एक कर घर में जुटने लगे हैं। मीडिया उन्हीं से अभी के बारे में जानना चाह रही थी। आंगन में बड़ा सा एलईडी लगा दिया गया, जिसमें पूरे गांव के लोग यह मुकाबला देखने वाले आने वाले हैं। यद्यपि मीडिया काफी कोशिश कर रहा था कि मैच से पहले अभी का इंटरव्यू ले, पर उसने इनकार कर दिया कि वह मैच से पहले कोई इंटरव्यू नहीं देगा। वह सिर्फ पहलवान जी से बात करता है, बिना उनका आशीर्वाद लिए कैसे मुकाबले में उतरे। अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मेरी जीत हो। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, तेरी विजय होगी। वे गदगद थे। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, आखिरी सांस तक लड़ना है, खुद पर विश्वास कमजोर मत होने देना है। स्वयं बजरंगबली तेरे साथ है, जो तुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जब भी लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, उनका स्मरण करना, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने उसे गुरु मंत्र दिया। जी गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा। विजय भव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बस एक बात याद रखना, तू अजय है और अजय बनकर ही लौटना है। मुझे चमकता मेडल चाहिए। जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद बजरंग बली की प्रतिमा से आशीर्वाद ले, उनसे बल प्रदान करने की प्रार्थना की और रिंग की तरफ बढ़ चला, जहां पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। स्टेडियम में भारतीय व अमेरिकी झंडे लहरा रहे थे। उसका प्रतिद्वंदी एक अमेरिकी पहलवान था। वह भी अपने ग्रुप के सभी मुकाबले बड़ी बढ़त से जीतकर आया है। बड़े इवेंट में दोनों का ही यह पहला मुकाबला था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गलियां सूनी हो गई। सब इस मैच को अपने आंखों से लाइव देखना चाहते थे। ओलंपिक में सबसे अधिक कुश्ती मेडल लेने का रिकॉर्ड अमेरिका का ही है, पर इस बार अभी उनसे यह गोल्ड मेडल छीनना चाहता है। पर यह इतना भी आसान नहीं। दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ पहलवान आमने सामने थे। अभी ने उसे नजरों से तौला। वह मजबूत कद काठी का मालिक तो था ही, किसी चैंपियन की तरह ही आत्मविश्वास से लबरेज भी था। निसंदेह यह मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, पर उसके हौसले भी बुलंद है। आखिर इतिहास बनने से वह मात्र एक कदम दूर है। दोनों हाथ उठा, सबका अभिनंदन किया, तो गांव में बैठे लोग खुशी से उछल पड़े और उसके नारे लगने लगे। रेफरी ने दोनों का हाथ पकड़कर मिलाया और सीटी बजा मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। और अब दोनों ही पहलवान दाव आजमाने लगे। बाबूजी भी आंगन में थे, पर रोहित और गौरी आज भी नहीं आ रहे थे, तो अंदर ही आ गए। बहू आजा, मुकाबला शुरू हो गया है, आज तो मैच देख ले। बाबूजी गौरी को बुलाते हैं, पर वह इनकार करती है। तू क्यों ऐसा कर रही है? वे गुस्साते बोले। मुझ में हिम्मत नहीं, अभी टीवी पर देख नहीं पा रही, जब सामने आएगा तब तब भी ऐसे ही करेगी। उनके ये कहते ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक पड़े।
अब रोने क्यों लगी? झल्लाए, मुझे नहीं देखना, आप देख लो, कहकर भागती अपने कमरे में चली गई। क्यों जिद करते हैं जब वो नहीं देखना चाहती? रोहित झल्लाया, तू तो चल। नहीं, आज तो देख ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। वे उसे मनुहार करते हैं और वह उनके साथ बाहर आ गया। आखिर सारी नाराजगी एक तरफ और रवि का फाइनल मुकाबला, वो भी ओलंपिक का। ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं होती। होती तो इतने लंबे ओलंपिक इतिहास में और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश पदकों के मामले में अन्य देशों से इतना पिछड़ा ना होता। पर अभी उस जगह पर था जो वाकई में गर्व का विषय था। बाबूजी रोहित को लेकर अंकुर के साथ ही बैठ गए। सब यही चाहते हैं कि इस शानदार सफर को वह जीत के साथ ही खत्म करे। पर क्या ऐसा हो पाएगा? संभावना अच्छे की ही जताई जा सकती है। खेल तो खेल है, कोई भी हो उसे खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए। पर इस जगह पर आकर जैसे ये बातें बेईमानी हो जाती है, क्योंकि तब वो महज खेल नहीं रह जाता, बल्कि हो जाता है देश की प्रतिष्ठा का सवाल, गर्व का विषय, आन बान का प्रश्न और करोड़ों लोगों की आशा, निराशा व खुशी की वजह। इस बात से ये दोनों खिलाड़ी भी अच्छे से वाकिफ है कि ये 4 मिनट का खेल का जो समय है, वह उनकी जिंदगी के सबसे अहम 4 मिनट है। जो पहलवान इसमें अपने दमखम का जोर दिखाने के साथ चरम पर पहुंचे, फाइनल के इस दबाव को झेल पाएगा, वही चैंपियन कहलाएगा। अभी भी यह सब भली प्रकार समझता है, तो सब कुछ इसमें झोंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। वह पूरे आत्मविश्वास से उतरा है। गुरुजी उसके साथ तो है ही, सबसे बड़ी बात बजरंग बली उसके साथ है। यह भावना उसमें शक्ति का संचार कर रही थी, जिससे वह विरोधी पहलवान के दाव का आसानी से बचाव भी कर रहा था। मौका लगता तो खुद भी दाव लगाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी दाव सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वह पहलवान तुरंत बचा लेता, जैसे दो शेर गोल गोल घूमकर दहाड़ मारकर चेतावनी देते, पंजे मार, अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश करते हैं। वे भी कर रहे थे। आधा से 1 मिनट का समय हो गया, पर दोनों में से कोई भी पॉइंट लेने में सफल नहीं हुआ। अब इस राउंड का 1 मिनट का खेल शेष बचा था और जो इस 1 मिनट में पॉइंट बटोरने में कामयाब होगा वही जीतेगा। कोई भी इस मुकाबले की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि इस समय अखाड़े में बैठे पहलवान जी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन भारी कौन हल्का। दोनों में से कोई कम नहीं था। दोनों ने एक हाथ हाथों में फंसाए हुए थे और एक हाथ से सिर और एक दूसरे पर दांव लगाकर नीचे गिराने की फिराक में थे। पर पहलवान जी चाह रहे थे कि अभी गर्दन पर दांव लगाए। मुठिया बांध बुदबुदा रहे थे, जैसे उन्हें स्वयं दांव लगाने विरोधी पहलवान की गर्दन दिख रही थी। वैसे ही अभी की नजरें भी उसकी बिना बालों वाली चमकती खोपड़ी से सड़कती उसकी गर्दन की फूली हुई नसों पर जमी हुई थी, जिन पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और पलक झपकते ही जोर का वार उसकी गर्दन पर कर दिया। वार इतना शक्तिशाली था कि प्रतिद्वंदी पहलवान लड़खड़ा गया। यद्यपि उसने संभलने की पुरजोर कोशिश की, पर अभी उसे जमीन पर गिराने में कामयाब हो गया। रोमांच एकदम से अगले स्तर पर जा चुका था। स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अभी उसके दोनों हाथ जमीन में दबाए उसकी कमर पर सवार था। गिराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे उसको होल्ड करके रखना होगा ताकि पॉइंट बढ़ा सके। टीवी पर देख रहे और स्टेडियम में बैठे लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। आंगन में लोगों का शोर बढ़ गया, जिसे सुनकर गौरी के मन की हलचल भी बेहद तेज हो गई। आखिर उसने हमेशा चाहा कि अभी इस जगह पर खेले, पर समय की विडंबना है कि वह उसको खेलता नहीं देख पा रही। पर जो देख रहे थे उनका रोमांच नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। पहलवान जी पूरे जोश में थे। सभी पहलवानों के चेहरों पर खुशी थी, पर वह ज्यादा देर यह पकड़ बनाने में कामयाब नहीं रहा। विरोधी पहलवान ने भी पलटवार किया और उसे अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गया, तो रेफरी ने दोनों को अलग किया। अभी को जहां 3 पॉइंट मिले, टेक्निकली 1 पॉइंट उसे भी मिला। अब वह 2 पॉइंट की बढ़त पर था, तो आत्मविश्वास बढ़ गया। वह आसानी से उसके दांव से बचा जा रहा था, क्योंकि अब वह राउंड जीतने की ओर अग्रसर था। किंतु कुश्ती भारी अनिश्चितताओं का खेल है। किसी भी क्षण गेम पलट सकता है, तो वह पूरी कोशिश करता है कि अपनी इस बढ़त को बरकरार रख सके। एक बार दोनों ने दांव आजमाए, पर इस बार भी अभी उससे 20 ही साबित हुआ और उसने 6-3 से यह राउंड जीत लिया।
सब में हर्ष की लहर दौड़ गई कि आंगन में बैठे लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे। जा बहू को भी बुला ला। बाऊ जी को तो चैन ही नहीं आ रहा था। गौरी के बिना जैसे यहाँ खुशी भी अधूरी थी। वह भी आ जाती तो उनका परिवार पूरा हो जाता, पर वह भी हट पर थी। वो भी अभी को यहाँ देख खुश होगी। जा बुला ला। जब रोहित ने उनकी बात कान नहीं धरी तो दोहराया तो गुस्से से उन्हें देखने लगा। वो नहीं आएगी। आज अभी यहाँ उसके कारण ही है। तुझे तो सब पता है। जबरदस्ती कैसे लाए। वो बस नाराज है इसलिए नहीं आ रही, पर उसे टीवी पर देखेगी तो उसे भी इतनी ही खुशी होगी। जा बुला ला। नहीं आएगी और ज्यादा ही है तो आप ही बुला लो। मेरे कहने से ना सही तेरे कहने से तो आ जाएगी। जा। उन्होंने उसे जिद करके भेजा तो उठकर अंदर आ गया। भाभी पुकारा। हाँ चलिए ना आप भी बाहर। उसके कमरे में आकर बोला। नहीं। नाराजगी एक तरफ और भैया का इस जगह होना दूसरी तरफ। क्या उनकी खुशी आपकी खुशी नहीं। वह चुप थी। मैं भी उनसे पापा से नाराज हूँ, पर आज रहने देते हैं। चलो भैया इतना अच्छा खेल रहे हैं। कहा ना तू जा। चलिए एक राउंड जीत गए हैं। वह बोला पर वह चुप थी। बाहर होता शोर वह सुन रही थी, तो बाहर जाने की क्या जरूरत। कहा ना जाओ। वह बाहर आ गया। इतने में मैच शुरू हो गया था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखा तो उसने नामे गर्दन हिला इनकार किया। मुकाबला फिर से शुरू हो चुका था। यह राउंड निर्णायक हो जाएगा। अभी के लिए जीत थोड़ी आसान हो जाएगी, पर अब एक राउंड हारने के बाद अमेरिकी पहलवान के पास वापसी करने के सिवाय कोई रास्ता न बचा था। वह करो और मरो की स्थिति में था और उसने इस हालत को अच्छे से प्रयोग किया और जल्द ही गेम में वापसी करने के इरादे से अभी पर दांव लगाया। एक बार रिंग से बाहर कर और एक बार जमीन पर गिराकर जल्द ही 3 पॉइंट की बढ़त ले ली। पहले मिनट की यह बढ़त महत्वपूर्ण थी, जिसने भारतीय दर्शकों के चेहरों की गंभीरता बढ़ा दी। अगले पल अभी ने दाव आजमाया। वह उसे धोबी पछाड़ दे चितपट करना चाहता था। गर्दन को एक हाथ से दबोचा और एक से कमर। जैसे ही उसे उठाने को हुआ कि उसने उसकी गर्दन की नस पर वार कर दिया। वह लड़खड़ा गया। उसके लड़खड़ाते ही उसने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अभी को गर्दन में तेज दर्द उठा जो बढ़कर सिर तक पहुंच गया, जो दिमाग की नसों को सुन्न करने लगा। उसे लगने लगा कि वह टांगों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। दरअसल खुद की हार सामने देख अमेरिकी पहलवान ने नियम विरुद्ध यह टेक्निक अपनाई थी, पर अफसोस यह किसी की नजर में नहीं आई और अभी नीचे बैठ गया। यह देख रेफरी ने उससे बात करनी चाहिए, पर असमर्थ था। मैच रोक दिया। सब जगह सन्नाटा फैल गया। अभी को बैठने में दिक्कत हो रही थी। गर्दन का दर्द दिमाग को सून कर दे रहा था। वह चित करके लेट गया। तुरंत ही मेडिकल हेल्प बुलाई गई। वे उसकी गर्दन की मालिश करती है। अगर अगले कुछ सेकंड में वह चेतना में न आया तो हो सकता है टेक्निकली अमेरिकी पहलवान विजय करार दे दिया जाएगा। यह देख सबको जैसे सांप सूंघ गया। बाबूजी की आंखों में खुशी की जगह निराशा छाने लगी। अखाड़े में पहलवान जी भी यह देख दंग रह गए। अभी उठ। अभी उठ। वे दहाड़े। बजरंगबली अभी की सहायता करो। वे बुदबुदाए। अभी उठ। उठ अभी। मेरे शेर। बाबूजी की आवाज इस खामोशी में गूंजी जो गौरी के कानों में भी गई। बाहर की खामोशी शंकित करने लगी। उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। कहीं अभी हाल तो नहीं गया। दिल की धड़कनें थम गई। पहलवान जी उठ गई। कमरे से निकल बाहर की तरफ दौड़ी, जहां सब तरफ खामोशी पसरी थी। अनजानी आशंका से घिरी कदम बढ़ाए। सबकी नजरें टीवी पर जमी थी। देखा अभी को घेरे लोग खड़े थे और वह जमीन पर लेटा था। दिल धक करके रह गया। बाबूजी ये क्या हुआ। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैच रुक गया है। पहलवान जी को क्या हुआ है। बेहोश हो गया है। वो ठीक तो है। हाँ, पर अगर वो होश में जल्द ही नहीं आया तो मुकाबला हारा माना जाएगा। नहीं, पहलवान जी हार नहीं सकते। अभी जल्दी चेतना में तो आए। उसकी नजरें टीवी पर जमी थी और धड़कनें निशा तल में डूब रही थी। समय 1 मिनट का होने वाला था। मेडिकल टीम अभी को होश में तो ले आई, पर क्या वह मुकाबला लड़ने की अवस्था में था। रेफरी ने उसे पूछा और उसने सहमति जताई, पर उसकी हालत देख सब निराधार ही थे कि वह कैसे पॉइंट लेगा, क्योंकि वह पहले ही राउंड में हार रहा था। अभी पूरी शक्ति एकत्रित करता है, बजरंग बली को स्मरण करता है और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। बाबूजी, पहलवान जी ही जीतेंगे। वो कभी हार नहीं सकते। हाँ, हमारा अभी ही जीतेगा, वो नहीं हार सकता। अभी मेरे शेर, लड़।
और जीत मेरे शेर जीतेगा, भय जीतेगा, अभी जीतेगा, नारे गूंज उठे। गौरी तुम भी आ गई? अंकुर ने उसे आया देख पूछा। हाँ पहलवान जी ही जीतेंगे। वह टीवी की तरफ देखने लगी। अभी बिल्कुल ठीक अवस्था में मुकाबले के लिए तैयार था। आखिर कैसे हार मानता? गर्दन में दर्द तो था, पर इतना नहीं कि उसका खेल बाधित होता। रेफरी ने मैच शुरू होने का ऐलान किया और बाकी बचा 1 मिनट का गेम शुरू हुआ। अब अभी बेहद गुस्से में था। उसने रेफरी से शिकायत की कि उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की है, पर उसने कहा यह अनजाने में हुआ। रेफरी ने फिलहाल उन्हें लड़ने का संकेत दिया। कोई सुनवाई न होता देख अब उसकी आंखों में क्रोध के शोले उबल रहे थे। अब तक पूरे ओलंपिक में उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, पर जब विरोधी जीतने के लिए खेल भावना को भुला बैठा तो वह कब तक चुप रहता। विरोधी पहलवान उसे उकसा रहा था और वह एक जगह पर खड़ा था। वह हैरान था कि वह खड़ा क्यों है। रेफरी ने सीटी बजा उसे वार्निंग दी, पर वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसकी नज़र बस उसकी गर्दन पर जमी थी। उस पहलवान को लगा कि गर्दन दर्द के कारण वह अब भी तकलीफ में है, इसलिए खड़ा है। पर वह सोच में था। वह एक ही मुकाबले में 2 बार धोबी पछाड़ की कोशिश कर चुका, पर कामयाब क्यों नहीं हुआ। पर अब उसने कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं की। उसे खड़ा देख पहलवान ने उसे दबोचने कदम बढ़ाए। जैसे ही विरोधी पहलवान ने उस पर दाव आजमाया, उसने उसकी गर्दन दबोच ली। जय बजरंगबली। उसका जबड़ा भींच गया, हाथ की नसें फूल गई, आंखें गुस्से से लाल थी, पूरा शरीर जैसे गर्म अंगार हो रहा था। शरीर में जैसे 100 हाथियों का बल आ गया हो। जय बजरंगबली कहकर उसने उसे दोनों हाथों से उठा हवा में घुमा दिया। वह पहलवान दोनों हाथ छोड़ देता है, क्योंकि इस बार उसे गर्दन पर वार करने का मौका अभी ने नहीं दिया। यह देख पहलवान जी भी उछल पड़े। पटक इसको। हाथ का वार बेंच पर मारा कि वह टूट गया, तो वे उठ खड़े हुए। धड़ाम की आवाज आई, जैसे कि भरी बोरी जमीन पर बिखर गई हो। अमेरिकी पहलवान कमर के बल गिरा था कि कमर की हड्डी कड़कने की आवाज दूर तक सुनाई दी। अभी नीचे भी नहीं झुका। विरोधी पहलवान दर्द से करहा रहा था, न उसमें उठने की भी जान बची थी। शायद अब वह कभी कुश्ती ना खेल पाए। उसकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई। इस बात से अभी निश्चित था कि वह उठेगा नहीं। यह दाव उसका अंतिम शस्त्र होता है, जो बेहद घातक होता है, और वह किसी पर बहुत कम आजमाता है। इसे आजमाने विरोधी पहलवान ने उसे उकसाया था। उसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी उसने उसे सजा दी। सब जगह शोर उठ गया। रेफरी 1 2 3 कहकर उसे उठने को कह रहा था, पर अब वह उठा नहीं, तो उसे तुरंत मेडिकल टीम को सौंप दिया गया। कोच रिंग में कूद गया, पर अभी भी वैसे ही गुस्से में तेज सांसें भर रहा था। शांत हो जा अभी, शांत। कोच उसे शांत करने की कोशिश करता बोल रहा था। शांत हो जा महाबली, गोल्ड मेडल जिता दिया तूने। उसने उसका कंधा थपथपाया। जीत गया है, इतिहास बन गया है। हमने कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसके मौन रहने पर वह उसे झकझोर रहा था। काफी देर बाद वह उसे शांतचित्त करने में सफल हुआ। विरोधी टीम का कोच अभी के इस दाव लगाने से नाराज था। वह रेफरी को कन्विंस करना चाह रहा था कि अभी ने जानबूझकर ऐसा घातक दाव लगाया है और नियमों का उल्लंघन किया है। उसके बिना पर वह मैच रद्द कर अभी पर कार्रवाई करने की मांग करता है। उसकी आपत्ति दर्ज कराने पर मामला रेफरल टीम को भेज दिया गया। इस खबर ने सबको सकते में ला दिया। खुशहाल चेहरे यकायक चिंताग्रस्त हो गए। एक बार पुनः वीडियो फुटेज देखा गया, जिससे सिद्ध हो गया कि अभी के इस दाव में कोई गलती नहीं थी। रेफरी ने उनकी विरोध याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इस दाव में कुछ भी गलत नहीं था, सब फेयर था। अमेरिकी पहलवान अपने ही वजन से घायल हुआ है। काफी देर बहस होती रही। भारतीय कोच व मैनेजर ने उनके सारे दावों को असफल किया और रेफरी ने अभी का हाथ उठा उसे विजयी घोषित कर दिया। खुशी की लहर लंदन से गांव तक फैल गई। कोच मैनेजर दोनों उसे कांधे पर उठाकर स्टेडियम के चक्कर लगाने लगे। भारत माता की जय के उद्घोष से स्टेडियम गूंज उठा। अभी नेशनल सनसनी बन गया था। भारत माता की जय के नारों से स्टेडियम गुंजायमान था, तो अखाड़े में उपस्थित पहलवानों ने ढोल नगाड़े बजा जश्न शुरू कर दिया। उनके अखाड़े में ओलंपिक गोल्ड मेडल टंगने वाला है, जिसका जश्न वे नाचकर मना रहे थे। पूरे देश में हर्ष की लहर थी और घर वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। पिछले 6 महीने के दुख व नाराजगी पर यह एक लम्हा भारी था। दौड़ती अंदर चली गई।
बाबूजी को बधाई देने वालों का तांता लगा था, पर वे पहले अपने परिवार के साथ यह खुशी मनाना चाहते थे। रोहित देख, तेरा भाई जीत गया। वे उसको गले से लगा लेते हैं। वह भी बहुत खुश था और भावुक भी। तो अंकुर के पास आ गए। देख रे अंकुर, आज अभी ने तेरा सपना पूरा कर दिया। पापा, अपना अभी जीत गया। वह भी खुश था। हाँ, उसे तो जीतना ही था। यह सब उसकी अपनी मेहनत और बजरंग बली की अनुकंपा से हुआ है। मेरा सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो गया है। ऐसा यशस्वी बेटा भगवान सबको दे। इतने में घर के बाहर ढोल लेकर गांव वाले पहुंच चुके थे। जश्न शुरू हो चुका था, जिसमें सारे लोग शामिल थे। सब खुश है, पर अभी खुद को अकेला छोड़ने को कहता है। उसके गर्दन में अभी भी दर्द था, जिस वजह से वह तकलीफ में था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब उसे आराम आ गया, तो अब उसे मेडल लेने पोडियम पर बुलाया गया। यह क्षण किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व का क्षण होता है। उसने बचपन से जो सपना देखा, आज वह पूरा हो रहा था। इसको भली भांति महसूस कर रहा था। यहाँ पहुँचने उसने एक बड़ी कीमत चुकाई है। जब बच्चे सुबह रजाइयों में दुबके होते हैं, वह अखाड़ा पहुँच जाया करता। उसके साथ के लड़के मौज मस्ती में समय काटते और वह घर से अखाड़ा और अखाड़े से घर। यह ओलंपिक में आने भी अपनी और किसी और की भावनाओं का गला घोटा, खुद को और उसको तकलीफ में रखा और उसे तकलीफ को अपने अंदर आग की तरह सुलगने दिया, ताकि यह आग उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहे। उसके त्याग और कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि गांव से लेकर लंदन तक सब एक होकर हर समय हो गए। वह पोडियम के बीच में नंबर 1 पर खड़ा था। गोल्ड मेडल भारत की झोली में आने के साथ सालों का कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड का सूखा भी खत्म हुआ। सिल्वर यूएसए के खाते चढ़ा, जिसके लिए पहलवान खेल नियम का भी उल्लंघन कर देता है, जिसकी सजा अभी उसे खेल नियमों के अंदर इस तरह देता है कि शायद महीनों हॉस्पिटल बेड में पड़ा रहे, पर सिल्वर मेडल उसके नाम ही रहेगा। इस कैटेगरी को ब्राज मेडल ईरान को प्राप्त हुआ। अमेरिकी पहलवान के स्थान पर उसका प्रतिनिधि उस जगह पर था। सबसे पहले तीनों को एक एक गुलदस्ता भेंट किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा तीनों के गले में एक एक कर मेडल डाल दिया गया। सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने के साथ राष्ट्रगान की धुन बजने लगी। यह लम्हा मन में अपार हर्ष, उमंग व गर्व भर रहा था। धीरे धीरे अभी भी शांत होने लगा था। मन के अंदर गर्व और खुशी की भावना हर्षोल्लास भर रही थी। इस जगह पर आने उसने बहुत ही कष्ट सहा है, बहुत कुछ पीछे छोड़ा है, तो इस खुशी को महसूस करना चाहता था। राष्ट्रगान खत्म हुआ तो अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुजी व अखाड़े के पहलवानों से बात करता है। अब बाबूजी कॉल कर रहे थे। बधाई मेरे शेर। धन्यवाद पापा, सब आपका आशीर्वाद है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आज। आखिर तूने अपना वो सपना पूरा कर लिया जो तूने बचपन से देखा। दिल में अपार हर्ष उमड़ रहा था, जो आवाज को भारी कर रहा था। अभी उनकी इस खुशी को अच्छे से महसूस कर सकता था। आप खुश हैं? ये पूछने की बात है। तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, नाम रोशन कर दिया, मेरा गांव का, देश का। आवाज में गर्व के भाव उमड़ आए। वो तो ठीक है, ये बताइए भैया खुश है कि नहीं? उनकी इच्छा थी कि मैं मेडल लूं। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। और रोहित? वो भी। पूरा मुकाबला देखा उसने? और गौरी? सुर धीमा हो गया। वो भी खुश है? सच? चेहरा खुशी से खिल गया। हाँ, उसने मेरा मुकाबला देखा। हाँ देखा। और जब तू बेहोश हो गया था तो परेशान भी थी, और अब खुश है। यह सुनना उसके लिए बेहद सुखद था। पापा, मैं परसों ही वापस आ रहा हूँ। आप सबकी बहुत याद आ रही है। हम तो कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। वे खुशी प्रकट करते हैं। वह फोन बंद करता मुस्कुरा दिया। गौरी, मैं आ रहा हूँ। तुम बेशक मुझे कॉल न करो, पर तुम रोज मुझे याद करती हो। यहाँ भी तुम मुझे देखना चाहती थी, और तभी मैं यहाँ हूँ। यह खुशी अकेले मेरी की नहीं है, हमारी है। मैं भूला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं भूला हूँ। अगर तुमने भैया को नहीं अपनाया तो हम अपना संसार बसाएंगे। मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वह खुद में ही मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।